तैयार हो जाइए एक और दमदार ट्रेडिंग सेशन के लिए, जहां दुनिया भर के बाजारों से मजबूती के संकेत और भारतीय बाजारों में एफआईज की तरफ से शानदार खरीदारी। कल की बेहतरीन और दिन की ऊंचाइयों पर क्लोजिंग के बाद आज फिर से गैप से 20,000 के करीब खुलने को तैयार होते बाजार। आज का सवाल तो सबसे बड़ा ही, क्या 20,000 के दर्शन आज निफ्टी पर होंगे, और होंगे तो क्या हम पार करके निकलेंगे, टिकेंगे या फिर रुकेंगे? ढेर सारे सवाल है मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो क्या होगा सर बताएंगे ही, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर रहेगा एंड ऑफ कोर्स एक्सपायरी से पहले की तैयारी तो हम आपकी कराएंगे ही। चलिए करते हैं शुरुआत। सर मॉर्निंग। वैसे तो सबसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन शुरुआत ट्रिगर्स के साथ करते हैं। सर कौन से ट्रिगर्स जरा बता दीजिए। ट्रिगर आज ज्यादातर ट्रिगर ऐसे जो आपके जोश बढ़ाने वाले, खुशियां देने वाले और मजबूती के संकेत हो, इसलिए एक बड़े ट्रिगर के साथ शुरुआत करना चाहता हूं, जिस पर पिछले कई दिनों से देश और दुनिया की नजर थी। 41 हमारे जो श्रमिक हैं उत्तरकाशी में 17 दिनों के जद्दोजहद के बाद फाइनली कल बाहर निकल कर आए, सुरक्षित निकल कर आए, और ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा प्रयास था, और इस प्रयास में कई तरह से अलग अलग तरीके से देश और विदेश से लोगों की मदद ली गई, मशीनों की मदद ली गई, लेकिन अंत में अगर आप में वो एक लड़ने की ताकत है, जज्बा है, जुनून है, हौसला है, तो आप 17 दिनों तक सुरंग में रहने के बाद भी बाहर आ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा उन सभी 41 श्रमिकों को उनको नमन है कि उनकी मजबूती सबसे ज़्यादा काम आई। लेकिन नंदलेस आर्मी से लेकर जो भी है इस माइनिंग ऑपरेशन में खुदानी करने में एसडीआरएफ और सारी संस्थाएं थी, विदेशों से भी काफ़ी आए। पहली बार मैंने रैट माइनर्स का भी नाम सुना। ये भी राइट माइनिंग एक बड़ा मुद्दा बन के निकल कर आया है। तो ये जो कुछ भी सब ने मिलकर जो प्रयास किए वो प्रयासों का फल था। और अच्छी बात यह है कि इस पूरे जो ये संकट आया है, इस संकट में सारा देश एक साथ खड़ा था, और सब चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये सारे मजदूर बाहर निकल कर आए। तो ये है कि मशीन और साथ ही जज्बा अगर दोनों साथ में मिल जाए तो आप किसी भी बड़ी जंग को जीत सकते। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को है, समझने को है, और आई एम श्योर इससे बढ़िया और अच्छी खबर आपके लिए आ नहीं सकती थी। जाहिर तौर पर सर कल शाम को बहुत बड़ी राहत की खबर आई है, और दिवाली से ये फंसे थे मजदूर वहां पर। बहुत समय स्नैक भी हमने आते हुए देखा, बहुत आप कह सकते हैं रोड़ा भी आया इस रास्ते में रेस्क्यू ऑपरेशन में, जो जल्दी खत्म हो सकता था, लेकिन फाइनली जीत हुई है। मनोबल बनाए रखा, मनोबल बनाए रखा और हौसला बनाए रखा। बस इसी वजह से है कि आज ये 41 हमारे श्रमवीर आपके सामने सुरक्षित है। सर और कौन से ट्रिगर्स हैं जिन पे? और ट्रिगर्स बहुत अच्छे हैं नेहा जी, आप पूछिए कहाँ से और अच्छे चाहिए, जहाँ से आपको अच्छे चाहिए हमारे पास अच्छे ही अच्छे ट्रिगर्स है। ग्लोबल मार्केट्स मजबूत, अमेरिका में फिर से तेजी का माहौल देखने को मिला है, दरें घटने की उम्मीद बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका के बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स दोनों में जो कमी आप देखना चाहते हैं वो कमी आते हुए दिखिए। गोल्ड इसकी चमक बढ़ती हुई दिख रही है, और लाइफ टाइम हाई पर गोल्ड पहुंच चुका है, और सोना भी 75, चांदी भी 75,000 के पार निकलती हुई दिख रही है। इरेडा ये है वो कंपनी जिसकी आज लिस्टिंग एक दमदार लिस्टिंग के लिए हो जाइए तैयार। चलिए, तो एक के बाद एक आप कह सकते हैं बम्पर खबरें मार्केट्स के लिए मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सर शुरुआत यूएस मार्केट्स के साथ करेंगे। दमदार मल्टी मंथ हाई परफॉर्मेंस देखने को मिला है, फिर चाहे डाउ हो, नैस्डैक हो, कैसे देखते हैं सर इसे? दो तरीके से, पहला मार्केट के लिहाज से, दूसरा खबरों के लिहाज से। मार्केट के लिहाज से ऑल इज वेल, कोई दिक्कत है नहीं। और कल भी नेहा जी हम यही बात कर रहे थे कि देखिए अमेरिकी बाजारों में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, बढ़ने की स्पीड। जब स्पीड आपकी ठीक होना तो आपके घटने का भी डर, जितना वही बार बार मैं बोलता हूँ, जितना तेजी से भागोगे छोटी ठोकर में गिर जाओगे, जितना आराम से चलोगे तो झटका भी लग गया तभी आप संभल जाओगे, राइट। वही अमेरिकी बाजारों का हाल है। डायरेक्शन क्लियर है, किधर जाना है, स्पीड परफेक्ट है। कोई ऐसा नहीं करना चलो आज ही 500 बढ़ जाना है, आज ही 300 बढ़ जाना है, कल लेने का मौका नहीं मिलेगा। और हर एक लेवल पर अमेरिकी बाजार खरीदारी बिकवाली का मौका दे रहे हैं। डे लो पर खुले और डे हाई के आसपास जाकर बंद हो, और क्या चाहिए। Correct. और दिन के दौरान भी आपको मौके दे रहा है। सो आई थिंक अमेरिकी बाजार एकदम परफेक्ट ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो नैस्डैक देखें, डाउ देखें, S&P 500 देखें, रसल 2000 देखें, सब जगह ठीक है। लेकिन इस परफेक्शन की वजह क्या है? इस परफेक्शन के पीछे 3 वजह है, 2 वजह पुरानी और एक नई। पहले पुरानी बता दूं। पुरानी वजह है कि आपका लगातार डॉलर इंडेक्स धीमे धीमे नीचे की तरफ आ रहा है, अब 103 के भी नीचे आ चुका है, राइट। यही तो चाहिए, और क्या 102.50, वाओ
आई एम लविंग इट। क्या बात है, मतलब इससे बढ़िया हो नहीं सकता कि डॉलर का कमज़ोर होना दुनिया भर में बाकी सारे आपके करेंसी मार्केट, मेटल्स को, इन सब को, इक्विटी मार्केट को मजबूती देता है। तो सबसे बड़ा संकेत तो डॉलर इंडेक्स आ रहा है। अब उसके बाद आइए आपके बॉन्ड यील्ड 4.5% के नीचे फिर से है, 4.25% के नजदीक पहुंच रहे, 4.3 के नीचे, 4.5 क्या 4.4 तो कल भी था, 4.3 के नीचे आए। ये दोनों ही और घट कर आए। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? वेरी गुड, वेरी नाइस। और बेहतर होते दिख रहे हैं। तीसरा, जिसकी वजह से कल अमेरिकी बाजारों में थोड़ा बेहतर हुआ, के एक सदस्य हैं भाई साहब, उनका भाषण आया, अच्छे बोले, क्रिस्टोफर वॉलेस, हाँ वो बढ़िया बोले। उन्होंने बोला कि चिंता मत कीजिए, महंगाई इसी तरह से हम कंट्रोल कर लेंगे जिस तरह से हम चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया उन्होंने। करेक्ट, हाँ। तो बस नई चीज वही थी, बाकी पुरानी चीजें जो चल रही ट्रेंड में वही चल रही है, और उसके दम पर अमेरिकी बाजार मजबूत है, अमेरिका के फ्यूचर्स मजबूत है। इससे ज्यादा मांगना थोड़ा लालच हो जाएगा। हाँ, सो जो चल रहा है परफेक्ट है, डोंट डिस्टर्ब। ठीक है, एकदम बढ़िया है। अमेरिका का संकेत शानदार है, बढ़िया है, मस्त, एकदम बढ़िया। तो यूएस मार्केट से कोई दिक्कत की बात है नहीं, उल्टा पॉजिटिव संकेत है। गिफ्ट निफ्टी आई थिंक उसी का कारण है कि हमने देखा कि 20 के, लेकिन उसके पीछे अलग है। हाँ। ये वहाँ की वजह से 30-40 पॉइंट है, 30-40 पॉइंट हमारी अपनी वजह से भी है। हमारी अपनी वजह में सबसे बड़ा एक ट्रिगर जो आज के लिए है, जिसकी वजह से हमारी गिफ्ट निफ्टी आपको सेंचुरी मारने के मूड में दिख रही। आप तो बोल सकते हो भले ठीक है कल हम हार गए थोड़ा सा, लेकिन खेले तो अच्छे ही थे। मैक्सवेल तो जिस दिन खेलेगा उस दिन हराएगा, वो वाली प्रॉब्लम। बाकी हम तो अच्छे ही खेले, ऐसा कोई टेंशन नहीं थी। और क्या है, वही वाली बात है, हमेशा आप जीतते हो, कभी कभी फिर बीच बीच में थोड़ा पहले हार जाए तो ठीक है, सीरीज जीत जाएंगे। अब 2 मैच और बाकी हैं, कोई टेंशन। लेकिन मैच अच्छा था, लगातार तीसरे मैच में इंडिया ने 200 प्लस स्कोर किया है, तो बढ़िया खेला, चलो कोई टेंशन नहीं। तो सेंचुरी की बात कर रहे थे हम। हाँ, गिफ्ट निफ्टी इसीलिए सेंचुरी मारने के मूड में। और ये सेंचुरी का जोश कहाँ से आ रहा है वो समझना पड़ेगा। नहीं जी, आज मैं आपके लिए एफआईएस के डेटा यहीं डिस्कस करके बताना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आपके बाजारों में, आपको याद होगा 18,819,000 पे ये बेच रहे थे, और मैंने बार बार लगातार कहा बेचने दीजिए, बेचने, ये आएंगे, यही आएंगे लेने के लिए, यहीं पर आएंगे। 20,000 20,200 इन्हें ही ले जाना पड़ेगा, यही लेके जाएंगे। हाँ, लाइन लगा के आएंगे। आप अपना माल छोड़ना मत, करेक्ट, आप बेचना मत। आप देख लीजिए आज भर भर के लेने आ रहे। कितना लिया है? 784 करोड़ का कैश में, छोटा सा है, मच्छर है, लेकिन देखिए 3825 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स। नो डाउट हम कह सकते हैं हम एक्सपायरी के हफ्ते में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हो, लेकिन ले तो रहे ना भाई। 3825 करोड़ के, यानी कि दोनों मिलाकर आप देखें तो 4500 करोड़ के आसपास की एफआईएस की तरफ से खरीदारी। 4500 करोड़ इसको कहते हैं स्टॉक्स में, है ना। और उसके तो आई थिंक एफआईएस की जो दमदार खरीदारी है वही मार्केट को लाइफ हाइक की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। ओके, तो ये बड़ी चीज, ये हमारे लिए बड़ा ट्रिगर है। सो हमारे लिए बड़ा ट्रिगर ये है। मैं तो बोलूँगा 51 पॉइंट तो इसको दो, 25 पॉइंट बाहर को दो। तो देखो ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती में तो हम 20-25 पॉइंट से ज़्यादा कभी खुल ही नहीं पा रहे ना। करेक्ट। तो अगर हम 75 पॉइंट ऊपर खुलते हैं आज गिफ्ट निफ्टी पे जो दिख रहा है, तो उसमें 50 पॉइंट तो हमारे एफआईएस की खरीदारी क्या है। तो क्या सर निफ्टी आज 20,000 के पार, 20,000 के आसपास तो पहुंचना चाहिए। मेरा टारगेट है 19,975 19,990 के आसपास का है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, वहाँ रिव्यू करेंगे। सी 20,000 इज जस्ट ए नंबर। देखो अपने कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई क्रिकेट खेल रहे हैं कि 99 पे सेंचुरी नहीं, 100 पे सेंचुरी, करेक्ट है ना। हाँ, ऐसा तो नहीं कि 20,000 टच नहीं हुआ तो मतलब 20,000 नहीं हुआ। ये तो 19,990 नॉट एज गुड एज 20,000। ये इंडेक्स का लेवल तो ऐसा नहीं है ना कि आप रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा, वो दिमाग में हटा दो। मतलब बट पॉइंट ये है कि 20,000 के नज़दीक पहुंचेंगे। अच्छा, हाँ, 20,200 आपके लिए अब कंजेशन जोन का काम करेगा, उस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन 20,000 के करीब पहुंचेंगे, संभावना है हम टच भी कर लें, थोड़ा उसके आसपास पहुंचे भी, लेकिन वहाँ रुकना चाहिए एक बार मार्केट। अच्छा, 20,000 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी 2 वजह से। एक, थोड़ी वायदा कारोबार के हिसाब से पोजीशंस भी हैं वहाँ पर 20,000 के कॉल राइटर्स। दूसरा मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 20,222 का लाइफ हाई हमने बनाया था 15 सितंबर को, वहाँ से तब हमने 2-4 दिन 20,200 के रेंज में टाइम पास किया था, फिर नीचे आ गए। उसके बाद एक बार वापस 20,000 के नीचे आए तो वापस 20,000 के ऊपर जा नहीं पाए। सो आई थिंक 20,000 के आसपास के लेवल पे थोड़ी रुकावट आएगी, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना थोड़ी करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, वापस मिलेगा, लेंगे ना। प्रॉफिट बुकिंग करने में, बेचने में फर्क है। हाँ, शॉर्ट करने की नहीं बोल रहा, शॉर्ट करने के लिए भी आएगी, किस कैसे आएगी वो आगे पता चले। लेकिन ओवरऑल 20,000 के आसपास आप हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और
उस लिहाज से मार्केट, हमारे मार्केट में सबसे बड़ा ट्रिगर पॉजिटिव आज है एफआईएस की लौटती हुई दमदार खरीदारी। ओके, डन, ठीक है। सर, बैंक निफ्टी में जानना चाह रही थी, कल तक आपने कहा था थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, क्लैरिटी नहीं है, क्या वो स्टैंड अभी भी है? अभी भी बैंक निफ्टी उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। अच्छा, हाँ, कल भी आप 44,000 के ऊपर बंद नहीं हो पाए। आप देखिए क्या हिकअप है उसके लिए? ये जब से ना रिस्क वेटेज वाला मामला हुआ है ना आरबीआई का, तब से बैंक निफ्टी की और एनबीएफसीज की अंडर परफॉर्मेंस है। कल चूंकि बाकी सब बाजार बढ़ रहे थे तो हल्की फुल्की रिकवरी आई है। 2 दिनों से कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी कि मैं ऊपर जाऊं, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए भाई देखिए, दिवाली के बाद आपने जो हाई बनाया 44,420 का, वो 16 तारीख को बनाया था, है ना, और 19,875 का हाई निफ्टी ने बनाया था। निफ्टी ने तो कल वो हाई पार कर लिया। ये 44,420 का हिस्सा अभी कितना दूर है? बहुत दूर है, अभी तो 500-600 पॉइंट दूर है, राइट। सो बैंक निफ्टी अभी भी उसके आसपास है नहीं। सो आज बैंक निफ्टी के लिए लिटमस टेस्ट ये कि 44,000 को पार करके टिक के बंद हो, और निफ्टी के लिए 20,000 है। तो वैसे देखा जाए तो 44,400 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तब बैंक निफ्टी बड़ा ब्रेकआउट देगा। सो मेरा ये समझना है 44,200-400 बैंक निफ्टी के लिए भी कंजेशन जोन रहेगा। रहा सवाल अब से लेकर एक्सपायरी तक का। सो एक चीज़ क्लियर है, हमारा व्यू पॉजिटिव है, अब से लेकर एक्सपायरी तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। ओके, हाँ, अब एक्सपायरी के बाद क्या करना है? संडे इंतज़ार करना है। संडे के दिन आप और कुछ तो करेंगे नहीं। करेक्ट। चुनाव के नतीजे ही देखने हैं आपको, 5 राज्यों के जो हो रहे हैं। अच्छा, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों में मैं वो एक रोज़ उत्तराखंड बोलने जा रहा था। अब मुझे कल किसी हमारे एक दर्शक ने बोला कि सर आप उत्तराखंड बोले गलती से। मैंने कहा यार पता नहीं है, मेरी कोई गलती भी नहीं निकालता है तो मुझे पता भी नहीं चला है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये कि ये 5 राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो आपको संडे को आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी हम बनाएंगे शुक्रवार को, दिस फ्राइडे। हाँ, सो आज और कल तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी है। ये आप एक्सपायरी के हिसाब से? हाँ, एक्सपायरी के हिसाब से। तो इसलिए मैं अब आप कहें तो मैं आज की स्ट्रेटजी आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सर। अब पहले लेकिन सर उससे पहले कि आप स्ट्रैटेजी में जाएं, आज बहुत बड़ी सीरीज की हम शुरुआत कर रहे हैं, बिग ट्रेंड्स। आपको कोई ट्रेंड बताकर ये नहीं क्लैरिटी देता है या ये नहीं शिक्षा देता है कि अब आपको क्या करना है मार्केट में। तो आज उस बड़ी सीरीज की सर शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल, हम एक आपके लिए एक स्पेशल शो, स्पेशल सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं कि बाजार में वो कहते हैं कि ट्रेंड इज माय फ्रेंड। कोई भी ट्रेंड जब बनता है, उस ट्रेंड को आप पहले कैसे पहचानें, उस ट्रेंड के बेसिस पे सिर्फ ज्ञान अर्जित न करें। ज्ञान तो अच्छी बात है, काम आता है लाइफ में, लेकिन उससे ज़्यादा पैसे काम आते हैं, उससे ज़्यादा पैसे काम आता है। सो उसको आप एक्शनेबल ट्रेड और एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट में कैसे डालें। फॉर एग्जांपल 18,800-19,000 से जो ट्रेंड बना कि, और हमारा व्यू था कि भाई कैसे इस सीरीज के बाद निफ्टी मजबूती से भागेगा, और ये पूरी सीरीज मजबूत रहनी चाहिए। आप देख लीजिए सीरीज के अंत में आ रहे हैं, सीरीज के लो से स्टार्ट करके सीरीज के हाई पे बंद कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा बढ़िया ट्रेंड क्या मिलेगा आपको? एकदम ट्रेंडिंग सीरीज है। फॉर एग्जाम्पल मार्च के अंत से और अप्रैल की शुरुआत हमने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को पकड़ के रखो। ये 10-5-15% वाले मूव नहीं है ना, ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस। हाँ, और बिल्कुल छोड़ना मत। कोई भी आके कुछ भी बोले बेच दो, इतना बढ़ गया, यूफोरिया है, ये हो वो है। का यूफोरिया, किसका यूफोरिया? उसमें बहुत नेगेटिव यूफोरिया तो 6 महीने से लग रहा है लोगों को। 6 महीने से, 6 महीने पहले सोचो बेचो, जिंदगी में वापस ले पाते कभी? रोते ही रह जाते। हाँ, मतलब ही नहीं। सो इसलिए ये जो बड़ी ट्रेंड है, इनको पकड़ना है, इनको छोड़ना नहीं। इसी में पैसा बनता है, बड़ा बनता है और तुरंत बनता है। ट्रेंड शुरू हुआ, आप वहीं घुस गए, हाँ, वहां ले लिया आपने, और ट्रेंड खत्म होने आ रहा है, वहां पर आप प्रॉफिट बुक करें। तो एंट्री एग्जिट नियर टू परफेक्ट। एग्जैक्ट परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, वो डेटा ही होते हैं, है ना। सब जब प्रैक्टिकल आप ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो नियर टू परफेक्ट आप पहुंच गए तो आपका काम हो जाता है। इसलिए हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। अतुल सूरी साहब हैं, देश के जाने माने एक्सपर्ट हैं, खुद वो PMS भी रन करते हैं, और उनकी रिसर्च बड़ी कमाल की है। सर आपने बताया था काफ़ी फंड्स वगैरह बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ वो काम कर चुके हैं। आपने कहा था राकेश झुंझुनवाला। हाँ, राकेश झुंझुनवाला साहब के साथ 10 साल उन्होंने काम किया, एकदम नज़दीकी से। उनके पोर्टफोलियो को भी मैनेज किया करते थे वो, टेक्निकल्स के बेसिस पे भी, फंडामेंटल्स के बेसिस पे भी। तो बड़ी कमाल की रिसर्च करते हैं। तो हमने सोचा चलो उनके साथ सीरीज की शुरुआत की जाए। एक बार आप झलक देख लीजिए। बिल्कुल, चलिए उसकी झलक देखते। तो सर ने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, लेकिन आइए दिखाते हैं क्या क्या और आपको देखने को मिल सकता है। ट्रेंड इज माई फ्रेंड, सुना तो होगा आपने बाजार में, लेकिन कब और कैसे बनता है ये ट्रेंड, और किसी बड़े ट्रेंड को वक्त से पहले
आप पहचान लें और पैसा लगाएं तो बनता है मोटा पैसा। वेल्थ क्रिएशन के गुरु मंत्र बताने के लिए हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए नई सीरीज बिग ट्रेंड्स विद एएस। एस समझ तो गए होंगे आप, यानी कि मैं अनिल सिंह और मेरे साथ होंगे बाजार के जाने माने दिग्गज अतुल सूरी। बताएंगे आपको ट्रेंड से ट्रेड और निवेश करने के बेहतरीन गुरु मंत्र। चलिए तो एक आज का जो शो है ना नेहा, आज का शो है इलेक्शन स्पेशल। तो इलेक्शन के पहले आम राय ये होती है कि भाई बड़े सावधान रहो, कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, होता भी है। इलेक्शन के दिन बड़ी उठापटक हो जाती है, कभी ऊपर कभी नीचे, बड़ा जो भी हो। लेकिन अब आपको तो पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, राइट। लेकिन अगर मैं आपको ये आइडिया दूं कि इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के दिन किस तरह का ट्रेंड बनता है, तो आपको एक सही डिसीजन लेने में बड़ी मदद मिलेगी। करेक्ट। आज का शो उसी पर 11 बजे मिस मत करना है। ये शो आज बड़ा शो आपके लिए आ रहा है, बिग ट्रेंड विद एस। एस मतलब अतुल सूरी साहब, मेरा भी एस ही है, उनका भी एस है, साथ में फिट हो गया। ओके चलिए, तो इस शो को तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना, और इसकी सीरीज है आगे आगे आपको बहुत सारी इससे जुड़े शोज सर की तरफ से देखने को मिलेंगे। लेकिन चलिए आज की स्ट्रैटेजी अब सर से समझ लेते हैं। सर आज की स्ट्रैटेजी में पहले संकेत दे दूं, सारे पॉजिटिव है एक्सेप्ट एफएनओ के कोशिश मैंने रखे हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि मैंने कोशिश क्यों रखा है। बाकी सारे पॉजिटिव है। आज के संकेत 6 में से 5 संकेत पॉजिटिव है, ग्लोबल से लगाकर ट्रेंड तक के आपके सामने है। अब आज की स्ट्रेटजी में नया एफआईएस की दमदार खरीदारी सबसे बड़ा ट्रिगर, ग्लोबल मार्केट्स मजबूत, ये आपका दूसरा ट्रिगर तेजी का। कल की मंथली एक्सपायरी तक ट्रेंड मजबूती का, बाय ऑन डिप्स का है, ठीक है। ये आप बिल्कुल स्ट्रेटजी लेकर चलें। मंथली एक्सपायरी तक बाजार ज़्यादा खराब होंगे नहीं, ये आप निश्चिंत रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर अब आपको स्ट्रेटजी बनानी है। रविवार को नतीजे आएंगे, तो जो कुछ करना है आपको कल और परसों में ही करना है। तो हम कब करेंगे? जो काम टाल सकते क्यों ना टालें, आज का काम कल, कल का परसों। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम परसों इसलिए करेंगे कि नई सीरीज की शुरुआत होगी। तो इलेक्शन के पहले की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये परसों बनेगी आप, ठीक है। इस सीरीज तक आप, अगर आपको सिर्फ ये सवाल है कि मैं रोल ओवर करूं या ना करूं, उसका जवाब कल दूंगा, ठीक है। लेकिन इलेक्शन के पहले किस तरह की आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, ये परसों आपको फ्राइडे को नई सीरीज की शुरुआत में करना है। परफेक्ट। तब तक 19,700 19,800 अब निफ्टी पर अच्छा सपोर्ट बन जाएगा, और 43,450 43,575 बैंक निफ्टी पर, ठीक है। हायर साइड पर 20,000 20,100 पहली रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की होगी। इलेक्शन के पहले की बता रहा हूँ, 44,200 44,400 बैंक निफ्टी के लिए। ये आपके लिए आज की स्ट्रेटजी। सर रेंज क्या रहेगी, डे रेंज? 19,800 19,835 दिन का पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से टूटेगा नहीं। इस रेंज में ही खरीदारी करनी है, अगर आए तो, आएगा नहीं। ओके। 19,700 19,765 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। ऊपर की तरफ 19,950 20,000 इस रेंज में एक बार पहुंचेंगे, फिर देखेंगे कि दम है क्या, और फॉलो बाइंग कितनी आती है एफआईएस की, वो डिसाइड करेगी कि 20,000 के पार निकलना है या नहीं। अगर निकले तो 20,050 20,125 ये है वो लेवल जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करके, ठीक है, इंतजार करना है। थैंक यू वेरी मच। एक बार हम ऐसा प्रॉफिट बुक करके ऐसे बैठ जाएंगे हाथ बंद करके, ठीक है। बैंक निफ्टी 43,675 43,775 पहला सपोर्ट जोन है 100 पॉइंट का। इसके ठीक नीचे 43,450 43,575 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। बिना किसी के इन्विटेशन का इंतजार किए वहां पर आपको करनी है खरीदारी आज या कल में, अगर मिले मौका तो। ऊपर की तरफ 44,050 44,200 पहली रेंज, जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। प्रिसाइजली 44,165 का लेवल निकल कर आता है, मैंने 44,200 राउंड फिगर में दिया है। ऊपर की तरफ 44,350 44,425 की रेंज अगर आती है, तो वहाँ एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग करके, ठीक वैसे ही जैसा मैंने कहा निफ्टी में ऐसा हाथ बैठ कर बंद करता है। हाथ ऐसे, इस पोजीशन का फ़ायदा ये है कि फिर आप मोबाइल पे हों, कंप्यूटर पे हों या फ़ोन पे, जैसे भी आप ऑर्डर दे नहीं पाएंगे अगर ये हाथ रखेंगे। ट्रेड नहीं कर पाएंगे। यू आर लॉक्ड। हाँ, सो हाथ ऐसे रखने का फ़ायदा है, है ना, हाथ खोलना नहीं है। इस मुद्रा पे ध्यान दीजिए। हाँ, क्या है ये, कभी कभी एक बड़े काम आते हैं, क्योंकि आपको भावनाओं पे कंट्रोल करना होता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं इम्पल्सिव ट्रेडर होते हैं। हाँ। मतलब जब तक सर पे थोड़ी टेंशन ना हो, जीने का मजा ना है। ऐसा है कि 2-4 ट्रेड तो ओपन रहने ही चाहिए, और उसमें भी 2-3 प्रॉफिट में, एक आध प्रॉफिट में हो, 2-3 लॉस में हो, तो फिर कहना ही क्या, फिर मन लगा रहता है, मन लगा रहता है, भाव देखने की इच्छा होती रहती है। नहीं तो फिर क्या है, वो बड़ा सा वो वैराग टाइप फील होता है, क्या लाइफ में क्या रखा है, नीरस है। ठीक है। अच्छा सर, पीसीआर और एफआई इंडेक्स लो
देखिए वैसे तो आज जो मैंने कोशिश संकेत नया दिया है वो इसी वजह से दिया कि अच्छा। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 1.22 थोड़ा हायर साइड पर है। ओके। इंट्राडे में थोड़ा और बस ऐसा तो नहीं कि ओवरबॉट है कि मैं आपको बोल दूं कि नेगेटिव है, लेकिन चूंकि आप मजबूत खुलेंगे, मजबूत खुलने के बाद पुट कॉल रेशियो अगर आपका 1.4 या उसके आसपास या उसके ऊपर आता है तो फिर आपको हायर लेवल पे लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। ठीक है। बस इतनी सावधानी रखनी है। लॉन्ग पोजीशन के लिए आप अपने लेवल का इंतजार करें। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो थोड़ा कम है, फिर भी 1.15 हायर साइड पर है। तो निफ्टी में थोड़ा सा आपको ये सावधानी रखनी है कि आप हल्के से ओवरबॉट होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और कल एक और संकेत जो किसी ने नोटिस नहीं किया होगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कल लंबे समय बाद विक्स में वोलेटिलिटी दिखी है, इस इंडेक्स में मूवमेंट आया है। कल आप देखिए 8% विक्स बढ़ा है। क्यों? इसका मतलब क्लियर है, मंथली एक्सपायरी और सामने आपके चुनाव के नतीजे, इनसे पहले बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ने की आशंका आपके विक्स इंडेक्स में आती हुई दिख रही है। ऑप्शंस आपके थोड़े महंगे होते हुए दिखेंगे। ओके, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो सर आपके लिए पकड़ के लेकर आए हैं, यहाँ पर भी नजर आएगी। अच्छा सर, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन निफ्टी बैंक निफ्टी? हाँ, स्टॉप लॉस सिंपल सा है निफ्टी में 19,750। अच्छा, एक ही इंट्राडे क्लोजिंग। बैंक निफ्टी पर इंट्राडे में छोटा दिया है 43,700, क्लोजिंग 43,500। आप चाहें तो थोड़ा डीप भी लगा सकते हैं, छोटे रखे ठीक है। शॉर्ट साइड से? शॉर्ट साइड पे 19,900 का कल दिया था निफ्टी में। हाँ। इंट्राडे क्लोजिंग ट्रिगर हो गया होगा, कर लिया तो थैंक यू, नहीं तो आज 20,000 ओके, कहीं तो करना ही पड़ेगा। मैं तो रोज नया दे दूंगा, आपको कहाँ ट्रिगर करना है, आपकी मर्जी। ठीक है। 20,000। बैंक निफ्टी 44,050, सिंपल, ज़्यादा लंबा रखना नहीं है। 44,050 इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी डन। सर नई पोजीशन? खरीदे निफ्टी 19,750 या 765 या 800, तीनों में से जो ठीक लगे वो स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ये आपका स्टॉप लॉस है। टारगेट 19,950, 990 दो छोटे टारगेट हैं। 20,050, 20,075 दो मीडियम टारगेट, 20,120, 125 के फाइनल टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। जो लोग बेचना चाहते हैं 20,000 के आसपास से रिव्यू करें और बेचे। 19,990, 20,100 इस रेंज में 2 या 3 टुकड़ों में बेचना। 19,990 के आसपास थोड़ा, 20,050 के आसपास थोड़ा और 20,100 पे सारा जितना आपको बेचना बेच दीजिए। 20,225 का आपका स्टॉप लॉस होगा, थोड़ा सा दूर का है और इसलिए ये लाइफ हाई 20,222 का जो आपने 15 सितंबर को बनाया था उसके ऊपर का स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है। टारगेट जो बनेंगे नेहा जी 19,950, 920 दो छोटे टारगेट हैं। 19,875, 835 दो मीडियम टारगेट है और 19,800 तक के फाइनल टारगेट के लिए बिकवाली भी करें। ये भी दो ट्रेड आज आपको दोनों लेने हैं। ठीक है सर। बैंक निफ्टी? निफ्टी में पहले दोनों लेने, अब बैंक निफ्टी खरीदना है 43,700। वैसे अगर आप मुझे पूछेंगे मैं कहूँगा कि 43,575, 775 ये 200 पॉइंट की रेंज बहुत बढ़िया है। हर 100 पॉइंट पे आप ले सकते हैं। फिलहाल चूंकि गैप से खुलने के आसार हैं और 44,000 के आसपास इसके ऊपर खुलने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है, तो बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 43,700 रखना है और अगर ये ट्रिगर हो जाए तो थैंक यू कर दीजिए, जान दीजिए कि नहीं लेंगे। ठीक है, ऊपर का टारगेट 43,975, 44,050 दो छोटे टारगेट, 44,150, 44,200 मीडियम टारगेट। इसके ऊपर की टारगेट की जरूरत पड़ेगी नहीं, एकेडमिक पर्पज से नोट करके रखें। 44,275, 350 और 400 ये 3 टारगेट और आपके लिए सेल करना है। बिल्कुल करना है, 100% करना है। क्यों नहीं करना है? कोई बेचेगा नहीं तो खरीद कैसे पाओगे आप, है ना? तो खरीदने के लिए जरूरी है ना कि बेचने वाले भी तो चाहिए। तो बेचना है, बेचने के लिए थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। ये लिखवाया तो मैं नहीं था 44,200, 44,400 की रेंज में, बट 44,150। अच्छा, वो 150 44,400 की रेंज में, इसको 44,150 कर ले। 44,150, 44,400 की रेंज में बेचना है और आपका टारगेट होगा 44,525 का। थोड़ा सा दूर का है, कोई बात नहीं, यही लगाइए, टेंशन ना लें, बिल्कुल चिंता मत करिए, नहीं ट्रिगर होगा। ठीक है, टारगेट 44,075, 44,000 दो छोटे टारगेट हैं। 43,950, 43,875 दो मीडियम टारगेट है। 43,775 और 43,700 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है। ठीक है सर। बेचे भी जरूर, हाँ, दोनों करना का। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ऊपर में बेचना भी आज। व्यू पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स है, लेकिन जो लोग बेच के ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए भी है। ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, जिनको लॉन्ग करना है लॉन्ग करे, शॉर्ट करना है शॉर्ट करे, जिनको ऑप्शन करना है ऑप्शन करे, जिनको कैश के स्टॉक्स करने हैं, फ्यूचर करने हैं, मार्केट है, सब अवेलेबल है। एक्सचेंज इज लाइक अ डिपार्टमेंटल स्टोर, राइट, है ना? एक्सचेंज सारी फैसिलिटी दे रहा है। इसलिए कई बार लोग मुझे बोलते हैं सर आप ऐसे तो बोलते हो बहुत तेजी, रोज शॉर्ट वाला को भी बताते हो ये भी बेचो। तो भाई साहब ये तो हर तरह के लोग के लिए, जिसको इन्वेस्ट करना है, जिसको मिड कैप लेके बैठा है, उसको तो हाथ ही नहीं लगाना, रोज बोलते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में फिट होते हो उस हिसाब से आप अपनी ओपिनियन ले लो। बाकी तो एक्सचेंज हर आदमी के लिए कुछ न कुछ रखा हुआ है। जिसको आज शेयर खरीद के
10 साल तक देखना नहीं, उनके लिए भी है। ETF करना है ETF कर लीजिए, फ्यूचर ट्रेड करना है, ऑप्शन करना है, कैश करना है, हर एक चीज़ है। इसलिए जब तक एक्सचेंज की तरफ से सारी ऑफरिंग्स है, हमारी तरफ से सारा एनालिसिस है। ओके, डन सर। बैन लिस्ट रख देती हूँ। 4 स्टॉक्स हैं फिनो बैन में, कोई नई एंट्री नहीं है। जो ऑलरेडी इन बैन है बलरामपुर चीनी, BHEL, ग्रैन्यूल्स, आइबल हाउसिंग फाइनेंस। आउट ऑफ बैन हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ज़ील, ये सारे आशीष ने कल एकदम परफेक्ट बताया, 3 के 3। आशीष आपके बिल्कुल 100% एनालिसिस परफेक्ट है, तीनों बाहर आ गए बैन में। यस सर। आज नजर रहेगी, आज कितने बचे हैं? अब 4 बचे, 4 स्टॉक बचे, 4 और बचे। लेट्स सी क्या होता है। ठीक बात, ठीक है। आज मुझे लगता है कि भेल के बाहर आने की संभावना बनेगी। आज कुछ ऑर्डर भी आया तो हो सकता है थोड़ी शॉर्ट कवरिंग कल हुई है, थोड़ी आज हो जाए। लेट्स सी। ठीक है सर। FI लॉन्ग ट्रेंड तो खैर FI वाली बात करें, FNO की बात करें। FNO सर, हाँ। 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। नीचे 19,800, जिसके नीचे आप क्लोजिंग देंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि 1.5 करोड़ शेयर वहाँ पुट में खड़े हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ऊपर 20,000, 1 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। तो बेसिक रेंज तो आपकी ये हो गई। 19,900 आपका मेक और ब्रेक लेवल है। 19,900 के पुट और कॉल दोनों पर 70 लाख शेयरों के आसपास का। सो इनिशियली अब आपके लिए जो ओपनिंग पर जो रेंज बनेगी 19,900, 20,000। अच्छा, 20,000 के ऊपर और मजबूत होना शुरू करेंगे, 19,900 के नीचे कमजोर। और मुझे लगता है कि ये रेंज आसानी से टूटने वाली नहीं है। अच्छा, शुरुआती घंटे में तो शायद नहीं टूटेगी। भले हम 20,000 के आसपास के ऊपर के लेवल दिखा रहे हैं गिफ्ट निफ्टी पर, लेकिन 20,000 के ऊपर खुलना थोड़ा चैलेंजिंग है। तो आई थिंक 19,950 के आसपास भी अगर हम खुलते हैं आज, तो दैट इज गुड, अच्छा माना जाएगा। सो नीचे में 19,000, ऊपर में 19,900, ऊपर में 20,000, ये 100 पॉइंट की रेंज है। नीचे अगर कमजोर हुए तो फिर देखेंगे आगे क्या होता है, या मजबूत हुए तो। बट अदरवाइज 100 पॉइंट की रेंज वायदा कारोबार के लिहाज से क्रिस्टल क्लियर। बैंक निफ्टी 44,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 44,000 के पुट पर 25 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 36 लाख शेयर हैं। 44,000 के ऊपर खुल के अगर टिक गए 44,050-75, तो ये शॉर्ट कवरिंग आपको 44,150, 44,200 तक ले जा सकती है। और अगर 44,000 नहीं होल्ड कर पाए तो नीचे में 43,800। तो बेसिकली मुझे जो लगता है यहाँ की 43,775, 800 सपोर्ट का काम करेगा। 44,050, 44,075 हल्की फुल्की रुकावट का काम करेगा। इस रेंज में बैंक निफ्टी भी ट्रेड करना चाहिए आपको। ओके सर, अब सीमेंस के नंबर्स पे बात करेंगे, स्टॉक ऑफ द डे पहले बताएंगे। जो आप बोलिए, रिजल्ट रिव्यू कर लेते हैं। अगर आपके पास रिजल्ट रिव्यू की बिगुल है तो। बिल्कुल है सर। मैं बिना बिगुल के मजा नहीं आता। बिल्कुल, चलिए सर के लिए एक बिगुल रिजल्ट रिव्यू का। सीमेंस नंबर्स अच्छे हैं, कोई शिकायत करने जैसे नंबर्स है नहीं। लगातार 6ठी तिमाही ऐसी है जो अच्छे नंबर्स दिए हैं सीमेंस ने। क्या क्या अच्छा है वो बता दूं। पहले आय, रेवेन्यू जो है उम्मीद से बेहतर आया है। मुनाफा ये भी थोड़ा उम्मीद से बेहतर आया, 500 करोड़ का अनुमान था, 535 करोड़ के आसपास आया, दोनों बेहतर है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है उम्मीद के मुताबिक है। जैसे कि कामकाजी मुनाफा 630 करोड़ के आसपास यही उम्मीद थी। मार्जिन हम सोच रहे थे 12% आएंगे, एडजस्टेड बेसिस पे 12.25% है, तो हल्के से नीचे है, लेकिन कोई खास ऐसी समस्या वाली बात नहीं। अब आइए जिस पर स्टॉक का एक्शन होता है, ऑर्डर बुक मजबूत है। 45,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक पहुंची, 45,500 बढ़िया कही जाएगी। लेकिन समस्या इसकी दूसरी है। इसकी समस्या रिजल्ट की भी नहीं है। अच्छा। इसकी समस्या ऑर्डर बुक की भी नहीं, इसकी समस्या इनके पिताजी की है। हाँ, पेरेंट कंपनी। अच्छा। जो सीमेंस है वो दिक्कतों में है। और जब तक आमतौर पर मैंने देखा, जब तक पेरेंट कंपनी की जितनी भी इंटरनेशनल MNCs कंपनी है ना, इनकी पेरेंट कंपनी में समस्याएं हो ना, तो वो वहाँ के लोकल फिर जो सब्सिडी कंपनी जो है ना, ज़्यादा चल नहीं पाती, ऊपर में सप्लाई आई जाती है। सो आई थिंक थोड़ा सेलिंग ऊपर के लेवल पे आएगी। इन नंबर्स के दम पर ऊपर खुलना चाहिए। ऊपर खुल के ऊपर का लेवल जो इंपॉर्टेंट है फ्यूचर्स का 3700 रुपये। अच्छा, 3700 के ऊपर निकलकर टिकेगार बंद होने के संकेत देगा तो सीमेंस और मजबूत होगा। अदरवाइज 3700 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लोअर लेवल पे सपोर्ट 3570 के आसपास है। ये आपका सीमेंस का पूरा विश्लेषण। ठीक है, तो मैं गैप से खुलेगा तो खरीदना नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर 3700 के ऊपर बंद होगा तो दिन के शो में आप मुझे पूछ लीजिएगा। डेफिनेटली। ठीक है, चलिए, तो सीमेंस पर रहेगी नजर और विश्लेषण तो सर ने आपके सामने रख दिया, लेकिन अब बिगुल है स्टॉक ऑफ द डे का। दो स्टॉक्स पे फोकस करेंगे। हाँ, एक PCBL है। बहुत इंटरेस्टिंग एक्विजिशन किया है PCBL ने। 200 करोड़ का बड़ा एक्विजिशन, इनकी साइज के हिसाब से बड़ा खरीदा। पहले मैं लेवल दे दूं, 254 का क्लोज हुआ है और मैंने स्टॉप लॉस दिया दूर 237 पे।
अब आप सोचो कि इतना दूर का स्टॉक, हाँ कारण बता रहा हूँ, पहले जब मैं ही खुद बता रहा हूँ इतना दूर का दिया तो कारण भी मुझे बताना ही पड़ेगा। पहले लेवल्स नोट कर ले, 260, 263, 266, ये 3 लेवल है जहाँ तक ऊपर जा सकता है। अब दूर क्यों दिया है इसमें, इसकी वजह यह है ना कि पीसीबीएल के एक्विजिशन को 2 तरह से लोग देख रहे हैं। जिनको लॉन्ग टर्म देखना है उनको बहुत अच्छा लग रहा है, और जिनको शॉर्ट टर्म देखना है उनको खराब लग रहा है। अच्छा, हाँ, तो शॉर्ट टर्म में मूव शॉर्ट टर्म वालों के हिसाब से आते हैं, लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म वालों के हिसाब से आता है। सो अगर गलती से पीसीबीएल आपको नीचे मिले थोड़ा और अच्छा एंट्री पॉइंट बने, तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस दूर का 237 का दिया। तो 237 से 254 किल की जो क्लोजिंग है, इसके बीच में अगर आपको कोई मौका देता है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट के तौर पर लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। अब मैं इसका एनालिसिस करता हूँ क्यों। पहला, एक्विजिशन जो किया है वो एग्रेसिव और बड़ा एक्विजिशन है। 3800 करोड़ का एक्विजिशन किसी भी लिहाज से, इस कंपनी की साइज के लिहाज से आप देखें तो बड़ा माना जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस एक्विजिशन से बढ़िया फायदा ये कंपनी को, इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लोबली स्पेशलिटी सेगमेंट में जाने की कोशिश कर रहे थे। वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स जो बनाते हैं, ऑयल एंड गैस केमिकल जो बनाते हैं, ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका कंप्लीट हो जाता है। तीसरी बात, वैल्यूएशन जिस पर ये एक्विजिशन किया है वो रीजनेबल है, महंगे नहीं है। और 1 साल के अंदर तो ईपीएस एक्रेटिव भी हो जाएगा। तो इतने बड़े एक्विजिशन में अगर साल भर में होता है तो बढ़िया ही माना जाएगा। सिर्फ एक ही नेगेटिव है कि पूरा का पूरा पैसा इनके पास नहीं, थोड़ा उधार लेना पड़ेगा। तो नेचुरली पार्टली जो इसकी फंडिंग होगी, थोड़ा अपने इंटरनल अक्रूवल से, थोड़ी खुद की कमाई से पैसे जो बचाए हुए हैं और थोड़ा कर्ज लेंगे, इसलिए वो शॉर्ट टर्म के लिए हल्का सा लोगों को नेगेटिव लग सकता है। लेकिन मेरा व्यू इस एक्विजिशन के बाद स्टॉक पर फंडामेंटली पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए मैं सोचूंगा अगर आपको मौका मिले नीचे एंट्री करने का तो खरीदारी करनी चाहिए, और पहले गैप से खुल जाए तो फिर ये ठीक है, फिर कोई बात नहीं। बट अगर आपके पास पोर्टफोलियो में पड़ा है तो आज का एक दिन का मूवमेंट मत देखिए, इसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड के तौर पे स्टॉक को आपको रखना चाहिए। ठीक है सर, दूसरा स्टॉक? हाँ, एस्टर डीएम, बड़ा इन्होंने भी एक वो डील किया है जिसमें इन्होंने अपना गल्फ का, खाड़ी देशों में जो मिडिल ईस्ट में इनका कारोबार है वो बेचा है करीबन $1 बिलियन में, 8,800 करोड़ के आसपास। 16,200 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, यानी कि मार्केट कैप के लगभग 50% के आसपास इन्होंने अपना बिजनेस बेचा है। लेकिन जो बिजनेस बेचा है वो उसका रेवेन्यू 75% जा रहा है। पहले मैं बता दूं करना क्या है। अगर आपके पास एस्टर डीएम है और अगर ये गैप से खुलता है तो थैंक यू वेरी मच कर दीजिए, बेच दीजिए, लेना नहीं है। एस्टर डीएम अब आपको लेना नहीं है, ठीक है। और गैप से खुले तो प्रॉफिट बुक करके थैंक यू। क्यों? जो बेचा है इन्होंने वही तो बिजनेस अच्छा था, सबसे बढ़िया बिजनेस भी वही था और हाई ग्रोथ बिजनेस भी वही था। जो ग्रोथ इनकी गल्फ से आ रही है, मिडिल ईस्ट से आ रही है, वो इंडिया में नहीं है। सो इसलिए जो अच्छा वाला बिजनेस इन्होंने बेच दिया। 75% रेवेन्यू आपका उससे आता है, ठीक है। तो अब बचा हुआ बिजनेस इंडिया वाला इतना अट्रैक्टिव है नहीं, जो 25% रेवेन्यू भी 25% रह गया, और बेचा कितने में? आपने लगभग 50% पे। अब मजे की बात एक और, जिस कंपनी को बेचा है उसमें 35% प्रमोटर अपना हिस्सा भी रखेंगे। तो अब प्रमोटर तो उस वाले बिजनेस के भी मजे लेंगे। जो यहाँ के इन्वेस्टर्स जो बचे उनके पास तो खाली यही करे जाएगा। अच्छी बात प्रमोटर ने की, वो भी जो अच्छा है वो भी बताना चाहिए। अच्छा ये है कि जो बिजनेस बेचते हैं टैक्स वैक्स काट के जो पैसे आएंगे डिविडेंड बांट देंगे, तो प्रमोटर कम से कम इस मामले में तो अच्छे हैं कि भाई हम पैसा बांट रहे हैं। हम नहीं तो क्या होता है, कई सारे प्रमोटर का तो ऐसा ना, आगे इतना मोटा पैसा, अब ये करूंगा अब वो करूंगा, अलग अलग प्लानिंग बनाते हैं और शेयर होल्डर को कुछ मिलता नहीं। तो वो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रमोटर तो अभी भी 35% हिस्सा रख के वहाँ के बिजनेस के मजे लेंगे। जो जिसने किसी ने गल्फ बिजनेस की ग्रोथ समझ के एस्टर डीएम खरीदा, उसको तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली कैश मिल जाएगा, ले मजे करो आराम से। सो आई थिंक हायर लेवल इसका 355 के आसपास का है। वहाँ पर अगर आज गलती से अगर ऊपर खुले इस डील को लेकर लोगों का मूड अच्छा हो तो आपको बेचना चाहिए। मुझे लगता है नीचे में 300-310 तक इवेंचुअली ये स्टॉक आ जाएगा। सो आपको लेना तो नहीं है, क्लियर कट है। अगर क्या होता है कई बार हमारे इन्वेस्टर्स देख के वो अरे बड़ा ये हुआ, ये बहुत अच्छा है, ऐसा ले लेना नहीं है, इतना ध्यान में रखिए बस, सिंपल। ठीक है, चलिए। तो पीसीबीएल, एस्टर डीएम, इस पर स्टॉक ऑफ द डे बतौर राय आती है। सर इरेडा की लिस्टिंग पर 9 बजे 9 शुभ मुहूर्त। ओके, ठीक है, चलिए। तो उस पर हम 9 o'clock फोकस करेंगे, लेकिन हमारी रिसर्च टीम भी अब तैयार हो चुकी है और चलिए एक एक करके इनसे जानते हैं कौन कौन से ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको रखनी है नजर। नुपुर, अरमान, आशीष हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। नुपुर, मॉर्निंग, शुरुआत आपके साथ करेंगे। बताइए ट्रिगर्स महत्वपूर्ण और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है?
बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बीपीसीएल पर रखनी है नजर, क्योंकि आज बोर्ड बैठक है, अंतरिम डिविडेंड पर कंपनी विचार करेगी, तो ये अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, यहाँ पे रहेगी नजर। अपार इंडस्ट्रीज बोर्ड बैठक में क्यूआईपी की इशू प्राइस पर विचार होने वाला है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। मान इंफ्रा जहाँ पे बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर भी विचार कंपनी करेगी, और आज से जो 20 क्रिटिकल मिनरल्स है उसका भी ऑक्शन शुरू हो जाएगा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जहाँ पे आपको रखनी है नजर। साथ ही साथ टेक्समाको रेल जहाँ पे करीबन 6.25 करोड़ शेयर्स लिस्ट होंगे, क्यूआईपी जो है उसके जो शेयर्स अलॉट किए गए थे वो लिस्ट होते हुए दिखेंगे, तो वहाँ पे रहेगी नजर। आईपीओ के लिहाज से देखें तो एडा की आज लिस्टिंग होने वाली, इशू प्राइस 32 रुपए के आसपास है। ओएफएस देखें तो 860 करोड़ के आसपास है, और सब्सक्रिप्शन भी देखें तो 39 टाइम्स ये बढ़ते हुए नजर आया था। इसके अलावा ईडा को नवरत्न स्टेटस देने पर भी सरकार की आज बैठक होने वाली है, तो इंपॉर्टेंट इवेंट ईडा के लिए भी रहने वाला है आईपीओ के बाद, तो वहाँ पे रहेगी नजर। जोमेटो की ब्लॉक डील जहाँ पे आज संभव है चाइना के अलीबे कंपनी में हिस्सा जो है वो बेच सकते हैं। $400 मिलियन में हिस्सा बेचा जा सकता है, करीबन 3.4% हिस्सेदारी, 29.6 करोड़ शेयर्स 111 के भाव पर बेची जा सकती है। जो डील की साइज है वो करीबन 3300 करोड़ के आसपास की है। मौजूदा भाव से देखें तो 2% के डिस्काउंट पे ये डील संभव है, तो जोमेटो पर भी रखना है फोकस। ओके, चलिए, तो ये तो हमने जान लिया महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और कौन कौन सी खबरें जहां रखनी है नजर। अरमान, आपकी बारी आती है, और कौन कौन सी खबरें हैं जिसके दम पर एक्शन दिखेगा आज? जी बिल्कुल, खबरों में आपको BHEL यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उन्होंने फ्रांस की कंपनी के साथ जो है MOU किया है, और NPCIL द्वारा स्थापित किए जाने वाले जो आप देखें जैतपुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसके प्रोजेक्ट के अवसर में अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए ये करार करते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ उनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंपनी को लगभग 2,960 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट पर भी हस्ताक्षर करते हुए दिखे हैं। एस्टरडीएम यहाँ पर बड़ी खबर आती हुई दिखी है। बोर्ड ने GCC और भारत के कारोबार को अलग करने की मंजूरी दी है। उसी के साथ साथ सेपरेशन प्लान के तहत जो फाइजर कैपिटल को कंसोर्शियम कंपनी के GCC कारोबार, एस्टरडीएम हेल्थकेयर FZC जो है उसमें 65% हिस्सा खरीदेंगे, और जो मोपिन परिवार है जो प्रमोटर है उनके पास लगभग 35% के आसपास यहाँ पर हिस्सेदारी रहेगी। और ये ट्रांजैक्शन के मुताबिक लगभग GCC कारोबार का जो वैल्यूएशन है या EV इंटरप्राइज वैल्यू की अगर बात करें तो 1350 करोड़ 13,500 करोड़ के आसपास की जो है ये इंटरप्राइज वैल्यू पर कारोबार होता हुआ दिखा है। टाटा पावर और SGVN यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी की सब्सिडरी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को SGVN से LOA वो मिलता हुआ दिखा है, और ये 200 मेगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए इनको LOA मिला है, और इनको 24 महीनों में जो है ये प्रोजेक्ट को पूरा करना है। बल्क ब्रोकरेज के हिसाब से ऑर्किड फार्मा यहाँ पर अगर आप देखें प्रमोटर्स ने 13 लाख शेयर्स जो कि 2.56% हिस्सेदारी है वो बेची है, और उनकी हिस्सेदारी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 72.4% से घटकर 69.8% के आसपास हो गई है। वहीं पर खरीदारी की बात करें अंत में तो UTI म्यूचुअल फंड ने लगभग 4.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, जो कि 0.87% के आसपास शेयर। चलिए, तो ये कुछ और खबरें जिन पर आपको रखनी है नजर, क्योंकि ये कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की आज कौन कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स पे है नजर? आशीष के पास है पूरी डिटेल्स। आशीष, बताइए। मॉर्निंग नेहा, देखिए सबसे पहले सीमेंस यहाँ पर नतीजों के बाद रिपोर्ट्स आई है UBS की तरफ से, जहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है। 3,647 रुपये का चल रहा है भाव, 3,750 रुपये का इन्होंने टारगेट दिया, और मान रहे कि नतीजों के आधार पर अगर आप देखें तो स्टेबल ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेकिन नियर टर्म में अगर आप देखें तो कोई ऐसा कैटलिस्ट नहीं है कि स्टॉक में बड़ी तेज़ी देखने को मिले। हालांकि ग्रोथ के लिहाज से तिमाही काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है, और जो नए ऑर्डर्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले वहाँ पर आपको 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन ठीक ठाक है, इसके चलते यहाँ पर रखेंगे फोकस। इसके अलावा बजाज फाइनेंस जेफरीज की तरफ से आई है रिपोर्ट, खरीदारी के राय के साथ टारगेट दिया 9,470 रुपये का, 7,128 रुपये का भाव चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की तरफ से, जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग के साथ टारगेट अच्छा खासा दिया है, 2,810 रुपये का भाव चल रहा है, 2,394 रुपये का। और ये मान रहे कि फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव फिलहाल यहाँ पर देखने को मिला है, और जो अर्निंग कट्स हैं अब यहाँ पर खत्म होते नजर आ सकते हैं। स्टॉक के अंदर अगर आप देखें तो ग्रोथ है, और काफ़ी अच्छी रिटेल और टेलीकॉम में परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है, जिसके चलते मान रहे हैं कि ग्रोथ यहाँ पर बड़ी आएगी। टारगेट उन्होंने दिया है 2,810 रुपये का।
मनोपुरम फाइनेंस रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 152 रुपए का भाव चल रहा है, 200 रुपए का ऊंचा टारगेट दिया और मान रहे कि जो नॉन गोल्ड बिजनेस है वो भी काफी अच्छा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। इनफैक्ट आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के लिए कंपनी ने आईपीओ के लिए अर्जी भी दी है, तो इसके लिए सेबी से अभी वेट करें कि क्या जवाब आएगा। और अंत में फिनोलेक्स केबल्स यहाँ पर रिपोर्ट आई है जेफरीज की तरफ से, खरीदारी के राय के साथ टारगेट दिया 1245 रुपए का, भाव चल रहा है 948 और मान रहे हैं कि पियर्स के मुकाबले अगर आप देखें तो वैल्यूएशन काफी डिस्काउंट पर नजर आ रही है, इसके चलते कॉन्फिडेंट है, खरीदारी की राय के साथ टारगेट दे रहे हैं 1245 का। ओके, तो ये है ढेर सारी रिपोर्ट जिन पर आज दिखेगा दमदार एक्शन। सबसे बढ़िया कौन सी लगी आप? सर सबसे ठीक ठाक मनोपुरम लग रही है, मनापुरम। फिनोलेक्स केबल्स भी ठीक है, लेकिन हाँ मतलब इतनी तोड़फोड़ भी नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा एकदम जो स्टॉक 3-5% भाग जाए वैसी कोई रिपोर्ट आज आशीष जी के पास है नहीं। कोई बात नहीं, हमारे एक्सपर्ट्स के पास हैं ढेर सारे स्टॉक्स और वक्त है पिक ऑफ द डे का। शरद जी सुप्रभात, करें आप शुरुआत, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी, हमें लगता है ये कंपनी आने वाले समय में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस डोल आउट कर सकती है। कंपनी के पास लगभग 1200 मेगावाट की कैपेसिटी अभी है। कंपनी खावड़ा में रन ऑफ कच्छ के पास एक सोलर प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है लगभग 2400 मेगावाट का, जिसमें से 600 मेगावाट अगले साल नवंबर में और 600 मेगावाट दिसंबर तक आ जाएगा, तो लगभग कैपेसिटीज यहाँ से डबल हो जाएंगी। पिछले साल में जो गैस बेस्ड कैपेसिटी है लगभग 300 मेगावाट की, वहाँ कंपनी को थोड़ी अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ी थी एपीएम प्राइस, गैस अवेलेबिलिटी के चक्कर में और गैस के प्राइसेस बढ़ जाने के चक्कर में। हमें लगता है आने वाले समय में उससे कोई प्रॉब्लम कंपनी को आना नहीं चाहिए और गैस प्राइसेस नॉर्मली लोअर साइड पे रहने चाहिए, तो उसका फ़ायदा भी कंपनी को मिलेगा जैसे जैसे वहाँ प्लांट जो कैपेसिटी है वो बेटर यूटिलाइज होती है। इसके अलावा सोलर के चालू होने के बाद हमें लगता है कि कंपैरेटिवली जो अनसर्टेनिटी थोड़ी सी रहती है लिग्नाइट बेस्ड पावर प्लांट्स में वो भी काफ़ी कम हो जाएगी। हालांकि इस कंपनी ने उसको काफ़ी बढ़िया से हैंडल किया है और ज़्यादातर जो लॉन्ग टर्म पीपीएस हैं वो साइंड है। रॉ मटेरियल के साइड पे लिग्नाइट के 30 साल के रिजर्व्स इनके पास हैं। मेरा ये मानना है कि नॉर्मल अर्निंग्स करीब 16 रुपये के आसपास आनी चाहिए। कैपेक्स के बाद अगले साल मुझे लगता है आसानी से अर्निंग्स 24 रुपये के आसपास आ जाएगी और 10 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। उसके बाद का जो कैपेक्स है और 1200 मेगावाट का वो उसके बाद की प्लानिंग है, तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया प्ले है। इनिशियली 240 रुपये तक के लक्ष्य 10 टाइम्स पे ट्रेड करता है तो गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी। ओके, जीआईपीसीएल ये है वो स्टॉक जहां पर फंडामेंटली खरीदारी करने की राय आपके लिए शरद जी की तरफ से है। विश्वेश जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा। मेरी ओर से जो पिक ऑफ द डे है वो है फोर्टिस हेल्थ केयर। कल का क्लोज 373 के आसपास था। मुझे लग रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल अप ट्रेंड में है और छोटे पॉजेज लेके उसके बाद में अप ट्रेंड को रिज्यूम करता है। कल के दिन में एक बहुत ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन हुआ है विच इज़ इंडिकेटिंग कि आज के सेशन में शायद ऑलमोस्ट 5 से 7% ऊपर रह सकता है। 373 का क्लोज है। मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पर 366 का स्टॉप लॉस रखा जाए। आज के दिन में मुझे लगता है 390 तक के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 385 390 के आसपास। सो फोर्टिस हेल्थ केयर आज के दिन के लिए खरीदारी करें। 366 स्टॉप लॉस, 385 390 टारगेट। ओके, ये है आपके लिए राय फोर्टिस हेल्थ केयर पर। आइए, आज ब्रॉन्ज मेडल के दावेदार के तौर पे उभरे हैं कुणाल जी। कुणाल जी, ये ना सोचे कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आज आपको ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है, 30 स्थान पर आए। बंसल जी की ज़्यादा खराब है, ये मान के चलें। बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी सुप्रभात, नेहा जी सुप्रभात। अनिल जी देखिए, आज बंसल जी लेट हो रहे हैं ऐसा लग रहा है और अभी अनिल जी जब आएंगे तो कहेंगे कि मैं कल शादी में था इस वजह से लेट हो गया। तो अनिल जी उस शादी में मैं भी था, बंसल जी बिल्कुल समय से निकले थे। तो उनका अगर वो कोई बहाना बनाते हैं तो अनिल जी इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैंने आपकी सूचना के लिए, जानकारी के लिए बता दिया। परफेक्ट, अभी से उनके सारे बहाने ये छोड़ो, कोई भी बहाना आने दो, हम खारिज कर देंगे। बताएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है, मुझे लगता है अनिल जी सीमेंट शेयर्स में जबरदस्त तेजी बनेगी और आज का बड़ा ही विशेष दिन है। आज 20,000 उम्मीद है कि बाजार में वापस देखने को मिलेगा। निफ्टी पर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है सीमेंट स्टॉक्स में। मेरी खरीदारी की राय जेके सीमेंट पर है। मुझे लगता है स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस 3511 3511 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करने की राय है।
पहला टारगेट होगा 3630 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 3690 रुपए का। जबरदस्त अपमूव में सारे सीमेंट स्टॉक्स दिख रहे हैं, तो खरीदारी की राय है जेके सीमेंट। जेके सीमेंट यहां खरीदारी की राय आपके लिए कुणाल जी की तरफ से आती थी। सीमेंट शेयर में कल एक्शन भरपूर दिखा था, आज और बढ़ेगा। सुमित जी भी आगे बढ़ेंगे, बताएंगे हमें पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो सेक्टर बढ़िया लग रहा है मुझे वो है सीमेंट। सीमेंट सेक्टर का स्टॉक ही मेरा है। अल्ट्राटेक सीमेंट चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, 8700 के आसपास इसमें फ्रेश खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 8600 8625 के पास है, तो 8600 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 8850 8900, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशनल टारगेट में 9000 के ऊपर के लेवल दिखाएगा, तो 8850 और 8900 के टारगेट्स की खरीदारी करें अल्ट्राटेक सीमेंट 8600 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, सीमेंट स्पेस बजिंग। सुमित जी को अल्ट्राटेक सीमेंट पे है भरोसा। 8600 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है, 8850, और इवेंचुअली आपको 8900 और लंबी अवधि में 9000 तक का भी टारगेट दिखेगा। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों में हैं, आइए एक एक करके उनके बारे में राय हमारे जो विशेषज्ञ उनसे लेते हैं। शरद जी, पीसीबीएल पे मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। आज हमारे खबरों में भी है, कंपनी ने एक्वा फार्म केमिकल प्राइवेट लिमिटेड में 3800 करोड़ में 100% हिस्सा खरीद लिया है। सर, क्या व्यू बन रहा है पीसीबीएल में? देखिए, बड़ा एक्विजिशन है और पीसीबीएल जनरली बहुत एग्जॉर्बिटेंट वैल्यूएशंस पे कभी भी ट्रेड नहीं किया है। रिस्क साइड पे यही है कि थोड़ा सा डेट का प्रेशर आ जाएगा, डेट टू इबिटा शायद 3.5 के आसपास चला जाएगा, तो मुझे लगता है वो एक पॉइंट है जहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग सकती है। बट कंपनी जो बहुत अग्रेसिव कैपेक्स की भी बात कर रही है इस नई एक्वायर्ड कंपनी में, एक सेगमेंट को लगभग यहाँ से 10-20 गुना ले जाने की बात कर रहे हैं वो, तो वो एक पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है ग्रोथ आउटलुक काफ़ी बढ़िया रहेगा। पर मार्केट ने शायद पूरा यूफोरिया ऑलरेडी कैश इन कर रखा है प्राइसेस में, तो हो सकता है यहाँ से आपको थोड़ी सी ग्रेजुअल करेक्शन ही दिखाई दे, क्योंकि डील बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे तो नहीं है बट बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे भी नहीं है कि बहुत ही सस्ता मिल गया इनको। केमिकल स्पेस में जिस टाइप की कंपनी है वहाँ बहुत सस्ता मिलने की गुंजाइश भी कम थी, तो मुझे लगता है डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से उनके लिए अच्छा है। बट वैल्यूएशन के लिहाज से और लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे इसका इफेक्ट आता है, क्योंकि एम&एज में सक्सेस रेट्स काफ़ी कम होते हैं और ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, पीसीबीएल के एग्जिस्टिंग साइज के हिसाब से मेरे हिसाब से 1/3 साइज की कंपनी है उनकी, तो कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं और कैसे स्केल अप करते हैं वो एक की मॉनिटरेबल रहेगा। और दोनों के लिए उनको पैसों की और ज़रूरत पड़ेगी, एग्जिस्टिंग एक्विजिशन के लिए भी और फ्यूचर कैपेक्स के लिए भी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लिवरेज का रिस्क भी आ जाता है। तो ये दो रिस्क के साथ मुझे लगता है एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा अपसाइड बना पाना तो शायद पीसीबीएल के लिए मुश्किल होगा। थोड़ी करेक्शन में आपको मिले तो एक्वायर करना बेटर। ओके, करेक्शन में मिले, नीचे मिले तो खरीदारी कीजिए। इसलिए हम कह रहे हैं 237 के आसपास के लेवल अच्छे हैं, जिसके आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी है। लेट्स सी नीचे आता है नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और आइए, बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंसल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आप फिर से कामयाब हुए हैं टॉप 5 में जगह बनाने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको सर। बताएं पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी। अब अनिल जी मैंने तो लेट आया अनिल जी, मुझे मालूम नहीं है साथ में कौन है, तो आप तक ही मैं सीमित रख रहा था। आप देख लिया मैंने। नेहा मैडम को भी तो सुप्रभात नेहा जी। हाँ। अनिल जी, पहले तो एक डिस्क्लेमर है, जिस तरीके से आज मैंने टॉप 5 में जगह बनाई है ना, तो आज मतलब कि परमिशन मांग रहा हूँ। कल भी मैं थोड़ा अनिल जी देरी से जुड़ूंगा, हाँ। तो कल के लिए भी माफी चाहता हूँ अनिल जी। और आज अनिल जी क्या है कि आई विल शेयर माई पिक ऑफ द डे। जैसे वो रिफाइंड लोग बोलते हैं ना अनिल जी, अंग्रेज लोग, काम नहीं करा होता है, तो आई विल शेयर माई पिक ऑफ द डे मार्केट खुलने के बाद। हकीकत है अनिल जी, मेरे पास कोई पिक ऑफ द डे नहीं है। कल पोस्ट मार्केट कुछ भी नहीं करा, तो मार्केट खुलने के बाद अनिल जी चार्ट कॉर्नर ही आएगा। अच्छा, मैंने तो आपको मोटिवेट करने के लिए सोचा था। कुणाल जी ने मुझे साफ साफ कहा था कि लेट है, लेकिन मैंने कहा फिर भी आप अच्छा फील करोगे टॉप 5 में हो। भैया मैं कहूँ कि आज आप तीसरे नंबर पे भी नहीं आए, 5 पे आए तो आपको बुरा लगेगा, फिर आप पूरे शो में कुछ काम नहीं करोगे। लेकिन बंसल जी भी, कुणाल जी भी तो सेम शादी में थे, उन्होंने तो आके पहले भी आ गए टाइम से, पिक ऑफ द डे। आपने क्यों नहीं? अनिल जी, कुणाल जी तो चीफ गेस्ट की तरह आए थे, आज शक्ल दिखाई चले गए अनिल जी। मैं तो रुका था वहां पर, आई गॉट लेट अनिल जी। चलिए बढ़िया है। तो पिक ऑफ द डे में आज नोटा का भरपूर इस्तेमाल करते हुए बंसल जी, व्यक्तिगत कारणों की वजह से। ठीक है, ओके। तो
देखते बाजार खुलने के बाद क्या कुछ एक्शन आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन कुछ और स्टॉक्स है जिन पर फोकस कर लेते हैं। BHEL आज ये भी हमारे खबरों के रेडार पर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने BHEL के साथ 2,957 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस पर हस्ताक्षर किया है। विश्वेश जी, आपका व्यू जानना चाहूंगी। वैसे तो स्टॉक बैन में है, लेकिन जरा बताइए क्या व्यू बन रहा है BHEL में अदरवाइज? नेहा काफ़ी अच्छा चार्ट है, ड्रीम रन रहा है। मीन्स अगर आप अक्टूबर के लोज देखें तो 115 थे, अभी 156 के आसपास चल रहा है। हमने काफ़ी टाइम कवर किया है, अनिल जी का काफ़ी अच्छा व्यू रहा है। मुझे लगता है चार्ट बहुत ही अच्छा है, और अगर बैन में है तो दैट ओनली मीन्स कि कैश में बाइंग हो रही है, और कैश में जो अगला लेवल आ रहा है वो 170 का आ रहा है। तो नेहा मुझे लगता है कि यहाँ से कंटिन्यू रहना चाहिए अप मूव, लेकिन अगर कुछ भी पुल बैक आता है तो वेरी गुड एंट्री कुड बी अराउंड 147 148 लेवल। सो मेरे हिसाब से थोड़ा सा भी डिक्लाइन आए तो खरीदना चाहिए। अब ट्रेंड में है स्टॉक, अगला लेवल 170 के आसपास हो सकता है। बिल्कुल, गिरावट में करें खरीदारी। 147 148 अच्छा लेवल है जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। ये राय विशेष जी की, हमारी भी राय लगातार खरीदारी की है। पिछले हफ्ते हमने रिकमेंड भी किया। ट्रेडिंग टारगेट तो आ ही गए, इन्वेस्टमेंट के टारगेट 190 200 के आसपास के हैं। उसके लिए बने रहें, डटे रहें, चिंता न करें। वायदा कारोबार के बैन में लेट्स सी आज शॉर्ट कवरिंग से बैन से बाहर निकलता है या नहीं। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे।